जो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई आज भी स्थगित हो चुकी है। केवल 2 मिनट हुए हैं और 2 मिनट के अंदर ही ये कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। लगातार कई दिनों से कार्रवाई चल रही है, लेकिन अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग चीजों को लेकर एक कार्रवाई जो है वो स्थगित नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा में, जहां पर कि आज बेहद ही ज्यादा खास दिन रहने वाला था। अमित शाह जो है वो कई बिल पेश करने वाले थे। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी उनमें से एक अहम बिल माना जा रहा था, लेकिन उससे ठीक पहले, कार्रवाई चलने से पहले ही ये कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। और ये लोकसभा के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर अभी फिलहाल हाउस जो है एडजॉर्न हो चुका है। बिल्कुल शिफन, आपने सही कहा। और दुर्भाग्य है हमारे देश में जो इस वक्त विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज चूंकि पहले से ही तय था कि आज कुछ महत्वपूर्ण बिल संसद के अंदर आएंगे, इनमें से 4 कुछ महत्वपूर्ण बिल थे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को लेकर आज बिल पेश होना था। उसके साथ साथ एक ऐसा बिल था जिसको इतिहास में सबसे बड़े बिल के तौर पर देखा जा रहा था, जो मंत्रियों को लेकर या पीएम सीएम जो भी हैं, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो 30 दिन हिरासत में रहने के बाद उनको पद छोड़ना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा बिल था। इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे बिल जो थे, विधेयक जो थे, वो पेश होने वाले थे, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है कुछ समय के लिए। और हो सकता है कुछ समय के बाद फिर से ये कार्यवाही शुरू हो। और कार्यवाही शुरू होने के बाद क्या फिर से आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इन बिलों को पेश किया जाएगा, और अगर पेश किया जाएगा तो उसमें कितना समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जब भी शिफन बिल पेश करने के लिए आते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार होता है। अपने सभी सहयोगी दलों के जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, उन्हें पहले ही मनाने की पूरी एक प्रक्रिया चलती है। उनको मनाया जाता है और उसके बाद किसी भी तरह का बिल पेश होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने 2019 में इसी जम्मू कश्मीर को लेकर देखा था। धारा 370 पर कैसे बिल लाया और चुटकियों में धारा 370 के जो जितनी भी वो कुछ धाराएं थी उनको हटा दिया गया था। तो ये बताता है कि इस वक्त जो संसद के अंदर चल रहा है वो भले ही दुर्भाग्यपूर्ण हो, लेकिन सरकार अपनी दिशा में काम कर रही है। विपक्ष अपने 1 पॉइंट एजेंडे पर, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उस पर भी काम कर रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो पेश करने वाले थे, और इसके साथ साथ कई ऐसे और भी बिल थे जो कि पेश होने थे, लेकिन उससे पहले ही आज दिन तक जो है, आज अभी फिलहाल जो है लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। जिस तरीके से पहले ही हमने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स जो है वो पेश करने वाले हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट बिल जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से भी है शीतल। तो गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में एक विधेयक पेश करेंगे। इससे सरकार के पास मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के ज्यादा जो अधिकार है वो होंगे, और ये एक विधेयक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया है। बिल्कुल शिफन, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया, लेकिन न सिर्फ इतना बल्कि कुछ और अहम बिल भी हैं जो आज गृह मंत्री अमित शाह पेश कर सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। इसके साथ यदि निर्वाचित नेताओं को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें पद से हटाने का अधिकार होगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया जाएगा। जो 2019 में आया था उसको संशोधित किया जाएगा, और संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में भी संशोधन किया जाएगा। यानी संविधान में कब कब संशोधन किया जाना होता है उसको लेकर भी अधिनियम आना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम बिल अगर पेश होंगे तो उन बिल पेश होने के बाद क्या रवैया होगा, कितना समर्थन सरकार को प्राप्त होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इसी बीच यदि कोई भी मंत्री लगातार इन चीजों को देखेगा, लगातार 30 दिन तक अगर हिरासत में रहेगा तो उसे पद से हटाया जा सकता है। और इसी बीच में और भी कई बातें सामने आ रही है। ये विधेयक प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा। इसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले जो भी अपराध हैं उनके लिए गिरफ्तार किए गए सदस्य भी शामिल रहने वाले हैं। तो ये जो बड़े अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है।
इसके साथ महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें संविधान 130वां संशोधन होगा, जिसमें विधेयक लाना है। 2025 केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक भी होगा और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 भी इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सबसे जिसमें एक साहस दिखाया है सरकार ने, वो ये है कि जो भी मंत्री या जो भी सीएम या पीएम हो, कोई भी किसी अपराध में फंसता है तो अगर 30 दिन हिरासत में लेता है, उसको लगते हैं, तो उसके बाद पद से हटा दिया जाता है। और शिफन हाल ही में अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और जेल में रहने के बाद भी उन्होंने सरकार चलाई। ऐसा कहा कि जेल में रहकर ही मैं सरकार चलाऊंगा, लेकिन अब इस बिल के आने के बाद वो नहीं होगा। 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक जो पद है वो हट जाएगा और उसे उस पद से जो है हटना पड़ेगा। इसको लेकर महत्वपूर्ण बिल आज आने वाला है। बिल्कुल, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी है कि हाइलाइट्स हैं। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन उनका पद समाप्त हो जाएगा। सेवा मुक्ति के बाद पुनर्नियुक्ति संभव होगी। संविधान के अंदर संशोधन करके यही कानून प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी लागू हो जाएगा। सिर्फ राज्य स्तर या फिर केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चीजें लागू होंगी, चाहे सीएम है या फिर प्रधानमंत्री हैं, सभी पर ये चीजें जो है वो लागू होने जा रही है। लेकिन शिफन, एक सबसे बड़ा चैलेंज इस सरकार के लिए ये भी है, क्योंकि देश में ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुल मिलाकर ज्यादातर सीएम बीजेपी के हैं, ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, ज्यादातर मंत्री चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो वो बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी ही सरकारों को लेकर ये चीज कर रही है, तो इसमें या तो पारदर्शिता का मैसेज पूरे देश में चला जाएगा, ये सियासी मैसेज होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सरकारें हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नेता दागी होता है जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, किसी पर क्राइम के आरोप होते हैं, उसके बाद भी वो या तो एमपी होता है या एमएलए होता है या मंत्री बन जाता है या सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश यहां पर बीजेपी की होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, जिसमें चाहे फिर तेजस्वी माफ कीजिए पासवान के साथ हो, चिराग पासवान के 5 सदस्य हों, मांझी के सदस्य हों, या फिर इसके साथ साथ नीतीश कुमार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य हों या टीडीपी के हों, नायडू के हों, तो उन तमाम सांसदों को एक साथ एक मंच पर लाकर इस बिल को पास कराना होगा। उसके बाद ही ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, आजादी से लेकर अभी के बाद इस तरह का बिल जो है वो सामने आएगा और इस बिल के राजनीतिक परिणाम बहुत जल्द ग्राउंड पर देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले इस बिल को पास कराना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने रहने वाली है। शिफा, बिल्कुल, अब चुनौती जिस तरीके से शीतल ने कहा कि चुनौती बेहद ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बिल जो है वो पेश किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पर सांसद भी मौजूद होते हैं जो क्रॉस वोटिंग करते हैं। हालांकि अभी फिलहाल मेजॉरिटी जो है वो एनडीए के पास है। अब ये भी हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले अभी फिलहाल जो 3 से 4 बिल यहाँ पर पेश होंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल यही रहने वाला है। अभी फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अब स्थगित हो चुकी है। लोकसभा में कार्रवाई जो है वो केवल 2 मिनट चली, लेकिन फिर भी राज्यसभा में 10 से 11 मिनट कार्रवाई चलने के बाद अब वहां पर भी कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। तो दोनों सदनों की कार्रवाई आज यानी कि 20 अगस्त 2025 को भी स्थगित हो चुकी है। एक भी दिन आज तक ऐसा नहीं गया शीतल जिस दिन ये कार्रवाइयां स्थगित ना हुई हो, किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा ना काटा गया हो। दिक्कत किसको होती है? आम जनता को, जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिताकर वहां पर कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बिठाया है, लेकिन वहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर बिना वजह भी कभी कभी कार्रवाई स्थगित कर दी जानी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने एक ही एजेंडा बना के रखा है और इसे एजेंडा ही कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार 20 दिन से लोकसभा में कार्यवाही नहीं हो पा रही है और जब भी कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहले हंगामा शुरू हो जाता है। विपक्ष जोरदार हंगामा करता है और मुद्दा एसआईआर है, मुद्दा इसके साथ साथ चुनाव आयोग है और राहुल गांधी के वो तमाम आरोप हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए थे। और अब एक नैरेटिव जो है वो भी चलाया जा रहा है जिसको लेकर वोट चोरी की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये एक बार फिर से लोकसभा के बाद राज्यसभा को भी जो है वो स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को लेकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी इस ऑर्गेनाइजेशन बिल को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। सवाल उठाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है और
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी घेरा है। संसद में आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा है। रविंदर शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को घेरने के लिए किया जा रहा है और हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने रविंदर शर्मा, जो कि स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान। संसद में आज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पेश किया जाएगा और इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आज इस बिल को पेश किया जा रहा है, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता उम्मीद कर रही है कि स्टेटहुड जो है वो वापस मिल जाए? इसमें तो कोई दिक्कत, अगर ऐसा बिल होता सबसे पहले हम स्वागत करते, लेकिन ये एक और धोखा है। इसका मतलब जो उम्मीदें लोगों ने बांधी थी, हमको तो पहले ही नहीं थी, इसलिए हमने 8 महीने से पहले संघर्ष शुरू किया था। कई लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई इस बार जो है वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी तक संसद का सत्र है तो कांग्रेस को ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए था। आज हम विंडिकेट हुए, सिद्ध साबित हुए कि इनकी नीयत नहीं है और पहलगाम का ठीकरा लोगों पे ठोकना चाहते हैं, जो खुद जिम्मेवार हैं। हालात अगर खराब हुए जम्मू में कश्मीर में, जिम्मेवार बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उसका भी इल्जाम और कसूर जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा इनको देनी है। जो उम्मीद करते थे उस उम्मीद पे पानी फेरा है। अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होता तो पुनर्गठन कानून में ये अमेंडमेंट इस वक्त लाने की क्या जरूरत थी? आप कानून अच्छा बनाइए, होना तो इसका उपयोग दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ है। जो लोग इनकी वॉशिंग मशीन से गुजर जाते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री सब कुछ बन के बैठे हैं, उनकी कार्रवाई बंद होगी। उनके खिलाफ कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कोई महकमा जो है वो कार्रवाई नहीं होती। ये विपक्ष को डराने का धमकाने का एक तरीका। लेकिन इस संसद में इस पे चर्चा होगी, हमारी पार्टी विपक्ष भी रखेगा, लोग सुन लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य या राज्य का दर्जा बहाल करने की जो उम्मीद थी उसको एक धक्का और लगा और हमारा संघर्ष सही साबित हुआ। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी कहीं न कहीं घेरा जो है वो जा रहा है, क्योंकि इससे पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस समय जो है वो सत्र चल रहा है और वो सत्र में देखेंगे कि स्टेटहुड जो है वो वापस मिलता है या नहीं मिलता है। चीफ मिनिस्टर भी कहीं न कहीं घेरे में आ रहे हैं। उसका जवाब वो खुद देंगे। उनको ज्यादा उम्मीद थी, हमको तो उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भी शुरुआत की है, देर आए दुरुस्त आए, हम स्वागत करते हैं। हमको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे। 370 उनका एक सियासी एजेंडा था, लेकिन उसके फायदे गिना दें। जम्मू कश्मीर के धन रिसोर्सेज और कंट्रोल करने का एक तरीका है सेंटर से और रिमोट कंट्रोल से। बाकी तो ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना रोजगार आया, ना यहाँ को नदियां बही, खुशहाली हुई। लेकिन वो अलग छोड़ दीजिए, स्टेट को क्यों तोड़ा और उसका फायदा क्या हुआ और फिर क्यों तोड़ के रखा है 6 साल से? क्यों नहीं वापस देते जब आप बार बार वादे करते? और मैंने कहा कि आप इसको आतंकवाद या उसके साथ जोड़ोगे तो आपने तो कहा था कमर खत्म टूट जाएगी, वो कमर क्यों नहीं टूटी? आपके पास पूरा कंट्रोल है और आप उसकी सजा लोगों को देंगे। लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखेंगे इस देश के अंदर। जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक खूबसूरत रियासत थी, सबसे बड़ी और प्राचीन। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगों में मुकाबला किया और शहीद हुए, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा हमेशा उठा के रखा। चंद लोगों के पीछे आपने स्टेट को भी तोड़ा और आपका मकसद ये था कि आप जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज, जल जंगल जमीन को भी आप अपने लोगों को देना चाहते हैं। आखिरी सवाल, इस बिल से कांग्रेस पार्टी उम्मीद नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ने जो है वो भूख हड़ताल की है और कहीं कहीं संघर्ष को और तेज करेंगे। इस बिल में बताइए कहाँ लिखा स्टेट? इस बिल में तो ये है, वो ठीक है, करप्शन के खिलाफ करिए कार्रवाई, वो कोई भी हो, लेकिन जो लूट के घर चले गए उनके खिलाफ क्यों नहीं? जिनका सत्यपाल मलिक जी चले गए शहीद, वो है, लेकिन उनका खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जो इस देश में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा, कार्रवाई उसी के खिलाफ होगी। अपने लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। विपक्ष को डराने का एक कानून है, लेकिन वो उसके लिए संसद में चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की मांग पे क्या हुआ, हम सही साबित हुए कांग्रेस पार्टी, और हम संघर्ष को तेज करेंगे, लोगों से समर्थन मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो बिल पेश किया जा रहा है उससे कोई भी उम्मीद नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी स्टेट हो जो है वो नहीं मिलने वाला है। आम जनता उम्मीद कर रही है, लेकिन इस बिल से कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीदें नहीं है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। संसद में आज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बातचीत आपने देखी, शिल्पा शर्मा ने ये बातचीत की, लेकिन कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है कि एक तरफ से हंगामा भी लोकसभा में हो रहा है और दूसरी तरफ इस बिल पर चर्चा भी हो। वो दोनों पहलू कैसे हो सकते हैं ये तो कांग्रेस ही जानेगी। अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर राजभवन में इस वक्त 3 मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं।
सुन रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री बिल्कुल एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, वो इस वक्त जहां पर ये प्रक्रिया होती है वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी हैं और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ में मौजूद। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर आधिकारिक तौर पर नामांकन होगा और ये नॉमिनेशन होने के बाद वो आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे और एनडीए की तरफ से उसके बाद 9 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। लेकिन इस बार दिलचस्प ये है कि विपक्ष ने भी अपना एक मजबूत कैंडिडेट उसी इलाके से उठाया है जिस इलाके से एनडीए ने उठाया है। ऐसे में दोनों ने एक ही नीति के तहत जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स को उठाया है ताकि टक्कर बराबरी की रहे। हालांकि विपक्ष को ये उम्मीद है कि अगर यहाँ पर पासा बदलता है या सांसद इधर से उधर क्रॉस वोटिंग में चले जाते हैं शिफ्ट, तो यहाँ पर विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है अगर यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। निर्भर करेगा उन सभी सांसदों पर जो लोकसभा में है और राज्यसभा में। देखिए ये लोकतंत्र की असली तस्वीर है, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, लेकिन जब नामांकन होता है, जब नॉमिनेशन फाइल होता है, तो उस समय साधारण तरीके से सामान्य रूप से वहाँ पर पहुँचा जाता है, ऑफिस में जाया जाता है और बहुत ही साधारण प्रक्रिया होती है। इसमें आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इस नाम को रजिस्टर्ड किया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, आप अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, या जो भी नॉमिनेशन होता है, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जब अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ते हैं तो वो एक छोटे से कार्यालय में जाकर वहाँ पर एक ऑफिसर के सामने बैठकर एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत अपना नामांकन करवाते हैं। तो फिलहाल प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बगल में, और उनके लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं वो हैं जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, और ये तमाम लोग इस वक्त उपराष्ट्रपति के साथ में इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हैं। लेकिन फिलहाल सियासी हलचल है। साथ में जो आप दाईं की तरफ देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के दाईं तरफ जेडीयू से लल्लन सिंह भी शामिल हैं और साथ साथ चिराग पासवान एलजेपी रामविलास से, और इनके अलावा और भी बहुत सारे नेता या इनके जो सहयोगी दल हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस जो है वो एनडीए के सभी दलों के चेहरों पर नजर आ रहा है शिवमन। लेकिन विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है, खासतौर पर वोट चोरी का जो नैरेटिव फैल रहा है, उससे उन्हें पूरी उम्मीद है कि सांसद जो हैं वो बिखर सकते हैं और इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा जब वोटिंग होगी और उसके बाद क्या तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल आज यानी कि 20 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे के करीब जो है ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर संसद भवन में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है सीपी राधाकृष्णन, जिनको कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया था। और उसके बाद विपक्ष ऑपोजिशन की तरफ से भी एक नाम सामने आया और इस प्रक्रिया में प्रत्येक जो है वो प्रपोजर्स रहते हैं, लेकिन प्रपोजर के तौर पर जो प्रस्तावक हैं उनके तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं और लगभग 160 एनडीए सांसद और मंत्री इस महत्वपूर्ण मौके पर संसद भवन में मौजूद थे। और आपको ये भी बता दें कि स्थान ये संसद भवन था। मुख्य प्रस्तावक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अन्य समर्थनकर्ता जो है वो एनडीए के सांसद थे, मंत्री थे। लगभग 160 मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, जिनमें से कि एक एक का चेहरा, कुछ बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मेन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो चेहरे देखे जाते हैं, अक्सर देखे जाते हैं। साथ ही साथ आपको भी बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और उसके साथ कई बड़े बड़े चेहरे। 160 मंत्री जब एक जगह पर मौजूद हो तो वहाँ का ऑरा, वहाँ की वाइब, वहाँ की पॉजिटिविटी किस तरीके की होगी उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो ये संसद भवन के अंदर नॉमिनेशन फाइल की जा रही है सीपी राधाकृष्णन द्वारा। जब यहाँ पर
हमने देखा कि जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा दिया गया, वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया गया। उन्होंने हालांकि अपने हेल्थ इश्यूज को सामने रखा, लेकिन उसके बाद से ही ये रेस शुरू हो चुकी थी और कई दिन बीत जाने के बाद, कई हफ्ते बीत गए और हफ्तों के बाद एक चेहरा सामने आया महाराष्ट्र के गवर्नर का, और ये चेहरा था सीपी राधाकृष्णन का। अब देखना ये होगा कि 9 सितंबर को जब वोटिंग होगी तो आखिरकार जीत किसकी होगी, एक बार फिर से एनडीए की या फिर ऑपोजिशन कांग्रेस की। बिल्कुल एक जीवनी पर नजर डालेंगे। सीपी राधाकृष्णन, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हुआ, तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु के ही है। शिक्षा उनकी बीबीए की हुई, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हुई, और शुरुआत उन्होंने आरएसएस स्वयंसेवक के तौर पर की है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े हुए हैं। वर्तमान में फिलहाल महाराष्ट्र के वो राज्यपाल भी हैं 31 जुलाई से अभी तक, और जब तक ऑफिशियली इनका वहाँ से इस्तीफा नहीं होगा तब तक उपराज्यपाल रहेंगे। राजनीतिक करियर इनका जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, 1996 में बीजेपी तमिलनाडु सचिव भी रहे, सेक्रेटरी रहे वहाँ पर तमिलनाडु से। उसके बाद 1998 से 1999 के बीच में कोयम्बटूर से सांसद भी रहे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए। इसके साथ साथ 2004 से लेकर 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रहे, यानी पूरे प्रदेश की कमान भी इन्होंने संभाली, अपने कंधों पर रखी और संगठन को मजबूत करने का एक अहम प्रयास भी किया है। 2016 से लेकर 2020 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है उनके करियर में। 2020 से 2022 के बीच बीजेपी के केरल प्रभारी भी रहे, यानी केरला को लेकर भी उन्होंने मोर्चा संभाला, वहाँ के प्रभारी रहे। इसके साथ 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। अतिरिक्त प्रभार इनके पास रहा तेलंगाना राज्यपाल और पुडुचेरी उपराज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अतिरिक्त प्रभार के तौर पर काम किया है। 2024 में उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर पद संभाला, इनकी नियुक्ति हुई और अभी भी ये उस पे हैं जब तक नहीं ऑफिशियली इनका वहाँ से इस्तीफा होगा, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बन चुके हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप फिर से देख पा रहे हैं, इसका फिर से मैं आपको यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। सहयोगी दलों के साथ साथ अपने तमाम मोदी कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए, लेकिन जिस तरह से शिववन ने कहा कि एक अलग ऑरा, एक अलग पॉजिटिविटी जो होती है, जो एक अलग सकारात्मक माहौल होता है, वो प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद उनकी हंसी, उनका चेहरा, उनका कॉन्फिडेंस ये बताता है कि ये सरकार जो है वो किस तरह से देश के लिए काम कर रही है। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और उनके सामने बैठे हुए जो अधिकारी हैं जो इस नामांकन को फिल कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को चला रहे हैं। लेकिन शिववन, दिलचस्प ये है कि विपक्ष ने अपने पूरे दमखम के साथ अपना कैंडिडेट उठाया है। विपक्ष को पूरी आस है, हालांकि जब इस तरह का माहौल होता है या ये नंबर गेम होता है तो वहाँ पर मात्र औपचारिकता ही बचती है विपक्ष के लिए उनका कैंडिडेट उठाना, क्योंकि नंबर गेम जो है वो सरकार के पक्ष में होता है। लेकिन यहाँ पर एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हाँ, इस बार हो सकता है कुछ हो जाए। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे भी साथ साथ बात करेंगे। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर ये जब निकलकर सामने आती है, नामांकन प्रक्रिया होती है और उसमें तमाम लोग सामान्य रूप से साधारण तरीके से आते हैं और अपना नामांकन जो है वो फाइल करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो आज तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, विपक्षी पार्टी के जो इनके सहयोगी दल है, चिराग पासवान जी हैं और काफी बड़े जो नेता हैं वो सब लोग हैं। और जिस प्रकार की तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं नामांकन की प्रक्रिया के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसके पहले प्रस्तावक के तौर पर उन्होंने खुद ने प्रस्तावक बने हैं वो, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत ही मजबूती के लिए है। और विपक्ष ने भी अभी अपने उम्मीदवार की ये घोषणा की है, क्योंकि लोकतंत्र है तो इसमें तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात संख्या बल के आधार पर, जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो संख्या बल है उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो निश्चित तौर पर भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अविनाश,
अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लोकतंत्र की तस्वीर नजर आ रही है। पीएम मोदी खुद वहां पर एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने 160 मंत्रियों के साथ 160 बड़े चेहरे जो है वो वहां पर पहुंचे, जिसमें किरण रिजिजू हैं, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर खुद मौजूद हैं। वहां का एक पॉजिटिव माहौल, वहां का ऑरा, वहां की वाइब कितनी खास होगी, क्योंकि पीएम मोदी खुद जब वहां पर खुद एक बड़े होने के नाते जो है वो वहां पर पहुंचे हैं और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उनके साथ उनकी हौसला अफजाई कर लिए भी वहां पर पहुंचे हैं। कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज मैंने तस्वीरों में पूरे देश में देखा है, जिस प्रकार से हंसी मजाक का भी एक दौर चला, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पे प्रस्तावक के तौर पर एक मौजूद रहे और उन्होंने पहले जो 4 सेट है, उनमें से पहले सेट पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हस्ताक्षर किए हैं प्रस्तावक के तौर पर, वो निश्चित तौर पर इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बहुत ही एक सुनहरी तस्वीर अगर आप इसे कहा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सी है लोकतंत्र की ये। और जिस प्रकार से काफी बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान जी है, राजनाथ सिंह जी है, जेपी नड्डा जी है और खुद प्रधानमंत्री जी मौजूद है, किरण रिजिजू जी वहाँ मौजूद है, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल। और अभी जब अगला नॉमिनेशन फाइल होगा, जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टी है वो नॉमिनेशन जब ये फाइल करेंगे, आज की 12:30 बजे संसद की सेंट्रल हॉल में जो संविधान भवन है वहाँ पे उनकी एक बैठक होने वाली है, वो सारे विपक्षी सांसदों से मिलेंगे। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का होना, सत्ता पक्ष से सवाल जवाब करना, यही एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। अविनाश जी, आमतौर पर क्या होता है जब नंबर सरकार के पाले में होते हैं और यहाँ पर भी वैसा ही है, तो मात्र औपचारिकताएं ही विपक्ष के लिए बचती हैं और उसमें पूरा समर्थन सरकार को होता है और कहा जाता है कि ठीक है, सर्व सहमति से जो है वो उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक माहौल जो इस वक्त है, क्या वो कुछ अलग संकेत भी दे रहा है या कुछ इधर उधर भी होने की उम्मीदें हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि संख्या बल के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि संख्या बल अभी एनडीए के पक्ष में है। लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों को मिला के जितने वोट प्रतिशत उपराष्ट्रपति जी को चुनने के लिए चाहिए वो एनडीए के पास मौजूद है। पहली बात, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष कांग्रेस पार्टी और इनका इंडी गठबंधन जो विपक्ष में है, जिसमें केजरीवाल जी भी है, आम आदमी पार्टी और ये सब, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि जानकारी पूरे देश को है कि आंकड़ा जो संख्या बल है वो एनडीए के पक्ष में है, पर फिर भी उन्होंने अपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया है लोकतंत्र में। तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि ठीक है, जानकारी सबको है कि वो उसके पास इतना नंबर गेम नहीं है, पर फिर भी उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है। क्योंकि अगर निर्विरोध होता तो इसमें निर्विरोध चुनाव हो सकता था, लेकिन ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष को लगता है कि हमें अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और उन्होंने किया, और क्या होना है वो पूरे देश की जनता जानती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अविनाश जी, एक और सवाल है। विपक्ष को लगता है शायद एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया और पूरे देश में एक नैरेटिव चला रहे हैं, पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं, उसे अभी तक नापा तोला नहीं जा सकता क्योंकि कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है उन चीज़ों को लेकर। लेकिन क्या विपक्ष को लगता है कि सरकार बैकफुट पर है या सरकार इस चीज़ के लिए संघर्ष करेगी या क्रॉस वोटिंग कहीं पर हो सकती है, जिस प्रकार से विपक्ष दावा कर रहा है? का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं निश्चित तौर पर इस देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि विपक्ष जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाया है विपक्ष ने, वो उनकी एक आदत भी बन गई है हंगामा करने की, सदन की कार्रवाई को वो चलने नहीं देते हैं, जबकि खुद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर चीज को स्पष्ट तौर पर कहा। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार की जो पॉपुलेशन है वो आधी से ज्यादा अदर राज्यों में निवास करती है, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, वो अलग ठीक है, अलग डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ मौजूद थे और उन्हें तमाम बड़े बिंदुओं पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिलहाल आपको उत्तराखंड के विधानसभा से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। 4 दिन का ये सत्र देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे कल हंगामा देखने को मिला, आज भी उसी तरीके का हंगामा काटा गया और इस बीच में कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। फिलहाल ये तस्वीरें उत्तराखंड की विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर कल भी कार्यवाही जो है वो 7 बार स्थगित हुई और इतना ज्यादा हंगामा वहां पर देखा गया कि जो विपक्ष के विधायक थे वो रात भर बिस्तर लेकर सदन के अंदर ही सोने के लिए पहुंच गए। तो फिलहाल आज की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं वो आप देखिए।
जनता का सवाल नहीं पूछने दे रहे, जनता की समस्याओं को नहीं सुनने दे रहे, खाली अपना मनोरंजन कर रहे हैं यहाँ पर। अपने क्षेत्र में विकास तो कर नहीं रहे हो तुम लोग। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, कांग्रेसियों शर्म करो, विपक्षियों शर्म करो। जनता के सवाल नहीं पूछने दे रहे हो, जनता के सवाल नहीं पूछने दे रहे। आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। कल आपने इतनी मेजें तोड़ दी है, माइक तोड़ दिया, आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है। अपने क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते हो, खाली समय पास करते हो विधानसभा में। आप लोगों को आपदा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप लोग शर्म करो। आपदा में चर्चा हो, आपदा में जनता पुकार रही है। आपकी बुरी तरह से हार हुई है, उससे बौखलाहट है आपकी। आप सदन को चलने दो। शर्म करो, शर्म करो, आपदा में चर्चा, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आपको सदन चलने, कांग्रेसियों शर्म करो, आपदा में आप सुन के आए हुए, आपकी जनता आपसे सवाल पूछ रही है। शर्म करो, शर्म करो। पंचायतों में हार गए, निकाय चुनाव में हार गए, पता नहीं पा रहे कांग्रेसी। ये फुटपाथ नहीं चलेगी, सोने की जगह। दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर द स्लीपिंग। आपदा में चर्चा करनी है, सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप यहाँ सदन चलने दीजिए, लोग अपने क्षेत्र से आए हुए, दूर दूर से सारे विधायक आए हैं क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, आपदा पर बात करो, बात करो, आपदा में चर्चा, आपदा पर बात करो, बात करो। कांग्रेसियों शर्म करो, क्षेत्र की विकास की बातें यहाँ पर उठाने नहीं दे रहे, शर्मनाक है बहुत। एक और बड़ी खबर, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। जन सुनवाई के दौरान हमले का प्रयास किया गया और 35 वर्षीय एक युवा ने, एक व्यक्ति ने उन पर पहले गाली गलौज किया और उसके बाद उनको मारने की कोशिश भी की। और ये जो व्यक्ति है, इसकी पहचान भी हो चुकी है, इसकी आइडेंटिटी भी सामने आ चुकी है। और आपको बता दें कि गुजरात का शहरी है, गुजरात का रहने वाला है, दिल्ली पहुंचा था। जन सुनवाई के दौरान हमले का प्रयास किया गया इस व्यक्ति द्वारा। और सीएम रेखा गुप्ता, जो कि अभी फिलहाल कुछ ही महीनों पहले सीएम के पद पर उन्होंने जो है वो काम करना शुरू किया है, और आज इस तरीके की हरकत उनके साथ हुई है, बेहद ही ज्यादा शर्मसार। बिल्कुल, इस पे कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इस कांड को जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। और एक शख्स आता है, फिर दिल्ली सीएम पर हमला कर देता है, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। लेकिन उस शख्स का जो बैकग्राउंड है गुजरात से बताया जा रहा है, उसका नाम भी सामने आया है। अभी जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर ये शख्स है कौन और किस उद्देश्य के साथ ये शख्स मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ चलेंगे, जहां पर की सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है। पहले हमने देखा कि पोस्टर वॉर देखने को मिला और अब
होर्डिंग्स भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में कांग्रेस नेता ने होर्डिंग लगाई है और होर्डिंग के अंदर श्री कृष्ण रथ पर राहुल और अखिलेश यादव की तस्वीरें साफ तौर से देखी जा रही हैं। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य अभी इस पर अंकित किया गया है। तो ये तस्वीर, ये होर्डिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगाया गया है। कितना उचित है, क्योंकि इस तरीके से राजनेताओं की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करना कितना सही, कितना गलत। बिल्कुल, देखिए पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश में कोई नया नहीं है, लेकिन इस तरह से धर्म का मजाक बनाना और धर्म के साथ खिलवाड़ करना, मैं चाहूंगा एक बार ये तस्वीर आप पूरे स्क्रीन पे दिखाएं ताकि दर्शक इसको पढ़ पाएं कि आखिर इस पे क्या लिखा हुआ है और किस उद्देश्य से इन दो लोगों का की तो जो तुलना है वो भगवान के बराबर में की है। आप खुद देख सकते हैं इस तस्वीर में। ये फुल में तस्वीर आपके सामने है, जहाँ पे बताया गया है कि एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी। इस तस्वीर पे लिखा है वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध। नीचे शरद शुक्ला जिन्होंने इस तस्वीर को लगाया है, उनने अपना नाम भी लिखा हुआ है और साथ साथ एक श्लोक भी आप ऊपर देख सकते हैं, पढ़ भी पाएंगे इस श्लोक के जरिए। लेकिन सियासत में, राजनीति में ये कितना जरूरी है या कितनी मजबूरी है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।